यूज है, अल्कोहलिज्म है, सोशल मीडिया है, बॉडी इमेज की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एकेडमिक इश्यूज जहाँ पर आते हैं, एग्जाम का प्रेशर है, टाइम मैनेजमेंट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, IKS, या जो हमारा सनातन धर्म और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी। अब क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं, जैसे माइकल जैक्सन हो गया। हाँ। वो बोलते हैं भाई वो ब्लैक होके भी उसने अपने आप को सारा वाइट कर लिया। हाँ, मुझे भी कर। एज एन इंडियन पेरेंट हम बच्चों को मर्यादाएं सिखाते हैं, बच्चे वर्जिन हो, बच्चे एडिक्शंस में ना जाए। आप लोग मुझे नहीं समझते, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं वो करूंगा या वो करूंगी जो मुझे करना है, जो मुझे करना मेरे है, जो दोस्त एक्सेप्ट करें। इतनी भी बड़ी बात करें कि आज भाई मैंने रेप किया है, या आज भाई मैंने एक लड़की के साथ या ब्रेकअप हो गया है, या कोई भी बड़ी से बड़ी बात आपको बताए, उस वक्त उसको किस तरह हल्का अपने अंदर पी जाओ। उसने एक वोडका एक सिप ली तो वो बच्ची तो मर ही जाती, क्योंकि ट्राम तो उसके ऊपर चढ़ गई। मुझे अच्छी लगने लग जाती है तो वो लोग उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं डोज को। तो या तो बच्चा घर में चीजें चुराने लगेगा कि बीवी बच्चों ने बोला निकलो, या चेंज हो कर दो। या और इमेजिन करो कि एक बच्चे को अगर कोकेन की लत लग गई तो आ रहे हैं। ये सब साइंस होते हैं कहीं ना कहीं समझने के कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम। एक बार अगर ड्रग्स का लग गया, देन यू नीड टू क्विट एवरीथिंग। अब वो मैनिफेस्ट होकर कोई एक इलनेस बन जाएंगे। यानी कि जैसे समझे किसी को एनोरेक्सिया हो गया, या किसी को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, मन शांत नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, इतने सारे हमारे मंत्र हैं, चाहे हनुमान चालीसा लगा दें, दुर्गा सप्तशती लगा दें, कितनी आरतियां हैं। ईस्ट को वेस्ट की तरफ भागना, वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है। हर पेरेंट हर साल एक ना एक बार तो इंडिया जाता ही है। तो जब आप इंडिया जाओ तो वहाँ का कोई गुण अपने बच्चों को जरूर सिखाओ। Hello, Namaste, Sat Sri Akal, Vadakkam and Jiyagwich. My name is Yogi Raj and you're watching Yogi Talk Show. आज की जो ये टॉक है ना वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इन द सेंस ऐसे कि अगर आप ये समझने की कोशिश करो ना, यूरोप की अगर UK की कंट्री को छोड़ें, बाकी जो कंट्रीज़ में जो है इमिग्रेशन ऑलमोस्ट फ्रेश है। स्पेसिफिकली आयरलैंड की जब हम बात करते हैं तो इस आइलैंड में 100,000 के आसपास हमारे इंडियंस की पॉपुलेशन हुई है। पिछले जो है एक डेकेड में इतना तेज़ी से ग्राफ बढ़ा है। तो ये जो लोगों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, इनका क्या है कि ये वो लोग हैं इंडिया में, अगर वो 80s में पैदा हुए तो वो 45 ईयर्स के एज के हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो करीब करीब जो है ऑलमोस्ट 10 से 15 साल की एज ग्रुप में आते हैं। अगर वो 90s में पैदा हुए तो वो 35 साल के आसपास है, उनके बच्चे 5 से 10 साल की एज ग्रुप में हैं। अच्छा, इंटरनेट की दुनिया के ये ठीक मिडिल में है, क्योंकि ये लोग जो बॉर्न हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया 2000 से शुरू हुई और वहाँ से पूरा वर्ल्ड चेंज हुआ। कैसे? जब हम भारत में थे तो भारत में एक जॉइंट फैमिली जो है हमारी हुआ करती थी बिफोर इंटरनेट की दुनिया से। तो वहाँ पर जब हमारे बच्चे ग्रो कर रहे होते थे तो उनको जो हेल्प एंड सपोर्ट जो मिलता था, बच्चों को कैसे ग्रो करना है, बच्चों को कैसे ग्रूम करना है, 0 से लेके 18 साल तक कैसे होना है, वो एक इनहेरेंट टैसिट नॉलेज उनको जो है फैमिली इन्वायरमेंट में मिल जाती थी। लेकिन जो लोग भारत में अब जो है यूनिट जो थी फैमिली की वो ब्रेक होके छोटी छोटी हो गई हैं। तो अब ऐसे में केवल कपल है और उसके 2 बच्चे हैं। तो ऐसे में फिर भी भारत में यह है कि कम से कम वो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, रेगुलर आना जाना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वो टैसिट नॉलेज वहाँ मिल जाती है। लेकिन जो डायस्पोरा माइग्रेट होकर विदेशों में आ गया है उसके साथ ये डबल चैलेंज आ गया है, क्योंकि ये डबल चैलेंज ऐसा है कि उनके पास ना तो पेरेंट्स बच्चे हैं और वो पहली बार अपनी लाइफ में एक बच्चे को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं 0 से 18 ईयर्स की उम्र में। अब ऐसे में उस बच्चे को 50 तरीके की प्रॉब्लम है और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है समझना कि इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस है, बुलिंग है, पीयर प्रेशर है, सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहलिज्म है, सोशल मीडिया है, बॉडी इमेज की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है, एकेडमिक इश्यूज जहाँ पर आते हैं, एग्जाम का प्रेशर है, टाइम मैनेजमेंट है, लो मोटिवेशन है, लो सेल्फ स्टीम है और वायलेंस भी कहीं कहीं आता है। और इन सब का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये जो है उस स्टेज में डेवलप होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को आज हमारे जो है स्पेसिफिकली आयरलैंड में 10,000 बच्चे वो फेस कर रहे हैं, यूरोप में जितने भी NRIs हैं उनके बच्चे फेस कर रहे हैं।
तो इसको हम दो तरीके से हैंडल करते हैं। एक जो तरीका है क्लिनिकल स्टडीज का, दूसरा जो हमारा एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम है IKS, या जो हमारा सनातन धर्म और उसकी जो स्पिरिचुअलिटी, उसकी जितनी भी राइट्स रिचुअल्स, जो वो ज्ञान है वो। तो क्लिनिकल नॉलेज और इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन को समझने के लिए कि इसमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इसके लिए हमने आज टॉक को फिर से हम जो है बिंदु मल्होत्रा जी के साथ बैठे हैं। आप जानते हैं उनके बारे में, उनके साथ हमारी पहले भी टॉक हो चुकी है। तो इसको आप सुनिए क्योंकि ये आपसे रेलेवेंट है, रेजोनेट करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो आपको फौरी तौर से मिल सके। तो शुरू करते हैं टॉक बिंदु मल्होत्रा जी के साथ। नमस्ते बिंदु जी। नमस्ते। नमस्ते राज जी। वेलकम टू योगी टॉक शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमारे दर्शकों के लिए। आप एक जाना पहचाना चेहरा है। कई दर्शकों ने जो हमारी पिछली टॉक थी उसका बेनिफिट लिया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमने इसी को आगे बढ़ाते हुए इस सेगमेंट को हमने सोचा कि इसमें एक जो रियल प्रॉब्लम है उसको हम लेकर दूसरी टॉक करते हैं। तो रेडी? बिल्कुल जी। बिल्कुल सही है। तो मैं पूरा दर्शकों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसको काफ़ी हद तक कई पेरेंट्स इग्नोर भी कर रहे हैं और कई पेरेंट्स जो है उसको उनको समझ नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करें। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है उनके बच्चों की। जो बच्चे स्पेसिफिकली 0 to 18 ईयर्स की एज है, जहाँ किड्स हैं, फिर टीनेज है, फिर यूथ है, तो उसमें है। तो सबसे पहले बिंदु जी जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम हमारे बच्चों के साथ आती है इंडियन डायस्पोरा के साथ, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि उनको यही नहीं पता है कि वेयर आर दे। क्योंकि मम्मी पापा बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जब बाहर जा रहे हैं उनका कलर अलग है, उनके बात करने, खाना वगैरह ये सब चीज़ें अलग है। तो वो जब घर आते हैं तो उनको एक पूरा इंडियन एटमॉस्फेयर मिलता है, बाहर जाते हैं तो पूरा आयरिश एटमॉस्फेयर है, यूरोपियन कल्चर मिलता है। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है इसको कैसे सॉल्व करें हम? इसको सॉल्व नहीं किया जाता, इसको एक्सेप्टेंस, मेन प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की आ जाती है कि जब बच्चों को हम एज पेरेंट्स समझें कि उनके अंदर एक, आज अगर आप उसको सिर्फ वाइट बच्चों के पास भेजेंगे तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं और देखेगा। और ये प्रॉब्लम कई कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है, क्रिश्चियन स्कूल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे सब एक तरह के धर्म को सीखते हैं और वो सारे एक जैसे दिखते हैं, उनके पेरेंट्स सारे पहचान वाले होते हैं, तो वो बच्चा कहीं अलग महसूस करता है। पर साथ साथ कहीं का बच्चों में ये चीज़ बहुत इस वक्त बढ़ चुकी है, वो है एक बच्चे को आइसोलेट कर देना। तो जब हमारा बच्चा इस तरह से, क्योंकि एक तो हम अलग हैं, उनकी भाषा नहीं बोल रहे, उनके जोक्स नहीं बोल रहे, तो आप अलग लग रहे हो। कोई चीज़ अलग लगती है तो बच्चे अपने आप, क्योंकि बच्चे हैं, उनका दिमाग उतना ही चलता है, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस बच्चे को थोड़ा सा किनारा कर देते हैं। तो जब बच्चे किनारा होने लगते हैं तब उनमें एक हीन भावना आती है कि या तो हम कहीं कम हैं या ये कहीं ज्यादा है। तो वो चीज़ एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बच्चों को कहीं ऐसे स्कूल्स में डाला जाए जहाँ पे जैसे एजुकेट टुगेदर हो गया, मल्टीकल्चर डाइवर्स हो, या उनको उस तरह की एक्सपोज किया जाए बचपन से ही जगहों पर जहाँ पर हर प्रांत, हर कलर, हर रिलीजन को अपनाया गया है। जैसे भारत, जैसे मैं तो बॉम्बे बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ तो हर रंग के, हर प्रांत के हर चीज हमने देखी है। वहाँ क्रिश्चियन भी हैं तो हमारे दोस्त हर धर्म के हैं। तो वो चीज यहाँ हम कहीं अपने बच्चों को ला कर दें, एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। और कहीं ना कहीं जब हम उनके कलर के ऊपर जब उनके क्वेश्चंस आते हैं तो उससे डरे ना, उसको किस तरह से ब्रेव होकर समझाएं, चाहे स्टोरीज से, जैसे टीचर्स समझाती हैं, कई तरह की ऐसी स्टोरी बुक्स हैं, कई तरह की ऐसी पिक्चर बुक्स हैं, कई तरह की ऐसी, जब आप उनके साथ मूवीज खासकर देखते हैं, जो डिज्नी जैसे जो भी आप देखते हैं, तो उसके साथ बैठकर उसको हर सीन का
अनुप्रभा उसका वो बताएं, इंटरप्रिटेट करें कि इसका क्या मीनिंग है। क्या मीनिंग? क्योंकि बच्चे का अंतर्मन जो होता है ना वो बहुत ओपन होता है फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7। तो उस वक्त वो बच्चा जो भी देख रहा होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ। वो सीधा उसके सबकॉन्शियस में जाता है। क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में जाता है तो कहीं वो उसकी एक प्रोग्रामिंग या पर्सनैलिटी बन जाती है, यानी उसका ब्लूप्रिंट बन जाता है। माय गुडनेस, अर्ली एज में। हाँ, तो टीवी अगर हम दिखाते हैं बच्चों को, जो बहुत ही कॉमन आदत है इंडियंस की कि खाना नहीं खा रहे टीवी देख लो, टीवी पकड़ा देते हैं। हाँ, रिमोट वो हाथ में दे दिया या फिर मोबाइल। जी। तो कई मैंने बच्चे देखे हैं जो छोटे से पेपा पिग देखते हुए भी सहम जाते हैं, या उनमें एक अलग सा फीलिंग, फियर आ जाता है कि वो डैडी पिग है या कोई भी चीज छोटी सी। तो वो क्या हो रहा है कि बच्चा देख तो रहा है लेकिन माँ और पिता उसके साथ बैठ के उसको इंटरप्रिटेट करके नहीं समझा रहे कि इस सीन में ये सब ड्राइंग है, इसको आप कलर कर सकते हो या इसको आप एनेक्ट, तो इसके पीछे का जो परसेप्शन है वो भी बताना पड़ता है। तो जब आप उस सीन्स में, जैसे कि मोआया हो गई, वो मोआना जो है वो बहुत ही प्यारी सी ब्लैक लड़की है, बहुत सुंदर घने बाल हैं, अफ्रीकन है। तो जब इस तरह की चीजें हम दिखा के उनको एक्सप्लेन करते हैं कि देख बच्चे वो कितना प्यारा है, वो भी कितनी प्यारी दिख रही, कितने चॉकलेट के जैसे उसका रंग है, तो वो हीन भावना कहीं जो बच्चे में अपने आप को देख के आती है वो कहीं कम होती है। अब क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल्स भी ऐसे, जैसे माइकल जैक्सन हो गया, वो बोलते हैं भाई वो ब्लैक होके भी उसने अपने आप को सारा वाइट कर लिया, मुझे भी कर दो। तो ये जो मतलब जब आप ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे बच्चा स्कूल गया, भले ही वो 5 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, और वो घर पे आए और अगर ऐसी कुछ रिपोर्टिंग करे आपको कि मैं इस कलर का क्यों नहीं हूँ और मेरे को ऐसा हो रहा है या मेरे को उस फ्रेंड ने ऐसे बोला, तो आप कह रहे हैं इग्नोर मत करें। बिल्कुल भी नहीं, सुने, वो बहुत डीप प्रॉब्लम हो गई, डीप प्रॉब्लम, उसको समझें और उसको कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन की तरफ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम्पल्स डीप इम्प्रिंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। और क्योंकि आज वो, अगर समझे माइकल जैक्सन के एग्जाम्पल को देखें, अगर वो उसको आपने बैठकर नहीं एक्सप्लेन किया, वो बच्चा उस चीज को कहाँ तक लेके जा सकता है उसके अंतर मन में, ये हम नहीं जानते। कहीं वो सोचे अपने आप को हीन, लेकिन यही आप बोलो कि देखो बच्चे सब टैन करें, आपके कलर के पास आने के लिए कर रहे हैं, वो आपके जैसे बनने के लिए सन के अंदर बैठते हैं, तो वो आपका कलर कितना पसंद करते हैं। तो इस तरह की बातें कि हमारे बाल देखें कितने घने हैं, कितने प्यारे हैं, देखो उनके बाल कितने पतले होते हैं, बेचारों के बाल ही नहीं होते घने। तो ये जो मतलब जब वो स्कूल में गए, जैसे स्पेसिफिकली ये तो प्रॉब्लम मैंने बहुत कॉमन सुनी भी है कि क्रिश्चियन स्कूल्स में जैसे आप गए, वहाँ पर एक इट्स नॉट अबाउट कि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके से हर चीज़ को पढ़ाया जाता है, एक रूटीन है उनका। ऐसे में जब आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो वो कुछ न कुछ उसको ये फीलिंग होगी। और ये चीज़ मैंने भी, जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, हमने भी फील किया कि 13 के आसपास वो जब घर आते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस और बुलिंग दोनों मिक्स्ड हो जाती थी। बिल्कुल। वो उनके, जिसको वो बुलिंग कहते थे, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं इन दोनों को? पहली बात तो हम इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव और एक तरह से स्ट्रिक्ट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, ताकि बच्चे कोई गलत काम ना करें। और एक हमको मर्यादा सिखाने की ना, एक बचपन से ही हमारी आदत होती है कि एज एन इंडियन पेरेंट हम बच्चों को मर्यादाएं सिखाते हैं। तो हमारी जो सही और गलत सिखाने की हमारी जो नींव होती है ना बच्चों की, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। तो हम अपने बच्चों को गलत काम न करने की बहुत सीख देते हैं। और क्योंकि वो छोटे होते हैं, बचपन से ही इंटीग्रेटेड रहता है कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना। अब जब ये 13 के होते हैं तो कल्चर ऐसा है, जाओ बाहर कमाओ और जो मर्जी खरीदो, खर्च करो, जो मर्जी जहां मर्जी जाके रहो। भले आयरिश लोग भी बहुत अपने बच्चों से प्यार करते हैं और घर में रखना मतलब चाहते हैं अपने बच्चों को, जितना टाइम हो सके संभालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कल्चर का डिफरेंस आता है। और यही टाइम होता है जहाँ बच्चों को, क्योंकि आयरिश कल्चर, ये नहीं कह रही कि बुरा है, लेकिन ये कह रही हूँ कि इनमें अल्कोहल और एडिक्शन, ड्रग्स इस कंट्री में बहुत ज़्यादा है, पूरे यूरोप में। मैं अब जस्ट कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हैं जो यूरोप से नहीं है, भारत या एशियन कंट्रीज़ में देख रहे हैं, उनके लिए यह है कि यहाँ पर स्पेसिफिकली यूरोप में जब बच्चा 13 साल का होता है तो उसको काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। तो वो खुद जाके जॉब कर सकता है, सैलरी ले सकता है, सैलरी उसके अकाउंट में आ रही है,
तो वो छोटा भी पैसा आ रहा है तो दे कैन डू एनीथिंग विद इट, और माँ बाप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, और उनको फिर पॉकेट मनी देनी पड़ती है। तो ये कई तरह की चीजें जो है ना, कल्चरल डिफरेंट आ गया, तो उनको अब हर व्यसंग को ट्राई करना, यहाँ के पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई ये करना चाहिए क्योंकि यही तो उम्र है, थोड़ा सा ट्राई करेगा, एंड दे गिव द पॉकेट मनी, दे गिव एवरीथिंग कि जाओ एंजॉय योर लाइफ, एक्सपीरियंस द लाइफ। तो अब हमारी कंट्री के हिसाब से भाई बच्चे वर्जिन हो, बच्चे एडिक्शंस में ना जाए, व्यसंगों में, गलत संग में। अब तो सारा का सारी अगर आपका सारा ही स्कूल क्लास यही कर रहा है और आप अकेले बच्चे नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को अकेला समझोगे, ऑड समझोगे, पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक यू आउट ऑन सोशल गैदरिंग्स, आप अकेले घर में हो और सारी दुनिया जा रही है, तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फिर जाने लगते हैं। सही, ये मतलब ये बहुत जबरदस्त अच्छा पॉइंट आपने बोला है कि आज दुनिया कैसे पलट गई है कि एक बच्चा जो राइट मोरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, जो सही चीजें हैं उसको कर रहा है, अल्कोहलिज्म नहीं है, सिगरेट नहीं है, वेपिंग नहीं है, तो वो पनिश्ड है, उसको पनिश किया जा रहा है। बिल्कुल कि तुम ये क्यों कर रहे हो, और ट्रेंड ऐसा हो गया कि जो बाकी सब कर रहा है उनकी मेजोरिटी हो चुकी है। तो वो बच्चे के पास अब दो ऑप्शंस है, या वो डिप्रेशन में चला जाए, एंजाइटी में, और या तो वो कहे पेरेंट्स आप लोग मुझे नहीं समझते, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं वो करूंगा या वो करूंगी जो मुझे करना है, जो मुझे करना मेरे है, जो दोस्त एक्सेप्ट करें। पीयर प्रेशर मुझे एक्सेप्ट, पीयर प्रेशर ये वर्ड है इसके लिए। तो उनको एक्सेप्टेंस के लिए पेरेंट्स से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है। अब घर में फिर होता है क्लेश, क्योंकि बच्चा कह रहा है मैंने पार्टी में जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप क्यों कूल नहीं हो। ये टर्म आ जाएगा, आप क्यों कूल नहीं हो, आप क्यों इतने स्ट्रिक्ट हो, कंट्रोलिंग हो, पोजेसिव हो। तो ये फिर टीनेजर्स का आ जाता है, वो अपने कमरों में, अपने फोन्स में, डिवाइसेस में, और स्ट्रेंजर्स के साथ फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जो लोगों से वो मिल रहे हैं आज, इट्स अ वेरी स्कैरी वर्ल्ड। आप स्ट्रेंजर्स से मिल रहे हैं ऑनलाइन, आपने किसी से बात की, आप मिल रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा, मैं समझ सकती हूँ कितना, इतना ही नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के लिए है, मेरे हर क्लाइंट्स, हर आयरिश हो, पोलिश हो, रोमेनियन हो, हर इंसान के लिए, पेरेंट के लिए उतना ही ये स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जब बच्चा जो है स्कूल में 13 के बाद जा रहा है, ऑब्वियसली अल्कोहलिज्म बहुत वो हो चुका है आज की डेट में, और दूसरा जो है वेपिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। बच्चे तुम देख लो, वो सीनियर सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं तो आप स्कूल रोडों में देख सकते हो कि वेपिंग कर रहे हैं जी। तो इसको एक पेरेंट, अगर इंडियन पेरेंट है, वो अपने बच्चे को कैसे इस चीज़ को समझाए, क्या प्राइड उसके अंदर क्या डाले कि जिससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी लो ना हो। सोशल मीडिया के वजह से और आजकल की जो दुनिया है उसके वजह से ना, लोग बच्चों में खासकर बॉडी शेमिंग या लुक ब्रांड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। उनका लुक ही उनकी पहचान हो गया। तो चाहे बच्चों के लिए मेकअप लगाना हो, आई लैश करना हो, नेल करना हो, तो ये सब उनके अपीयरेंस, वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको जिम, बच्चों को 13 साल में ही जिम पहुंच जाना है। तो ये आज जो अपीयरेंस और बॉडी कॉन्शियसनेस कह सकते हैं आप इसको, ये जो अपीयरेंस के पीछे बच्चे भागते हैं, पेरेंट्स को सबसे पहले ये समझना है मेरे हिसाब से कि आप उनके पेरेंट हैं, आप उनके दोस्त नहीं हैं। दोस्ती करें, लेकिन जब वो इस उम्र में है जो बहुत कच्ची है, जहाँ पे वो आपको वर्स्ट पेरेंट बोलेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, परेशान होंगे, या शायद बहुत प्यार करेंगे, लेकिन उस समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उस वक्त आप जितना हो सकता है अपने, ठीक है, अथॉरिटी में रहिए पेरेंट के, और जितना हो सकता है उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो बाहर परेशान हो रहे हैं, घर में भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका कल्चर कुछ और कहता है। पेरेंट, उनको पता है सही ये है, लेकिन बाहर एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, तो वो परेशान है कि कर तो रहा हूँ, अच्छा तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि बाहर भी रहना है, दोस्त भी बनाने हैं, अकेले कैसे रहेंगे। तो उनको अंडरस्टैंड करने वाला, लेकिन साथ में उनको चाहिए कि पेरेंट वो वाला हो, पेरेंट जो बोले बच्चे नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, हमने अलाउ नहीं किया है। तो कहीं कहीं वो भी आपको डिसिप्लिन रखना है बच्चों के लिए,
कि नहीं करना है, या वो मर्यादा होनी चाहिए एक घर में, ताकि बच्चे कहीं ना कहीं बहुत दूर चले गए तो खींच तो सको आप। कांस्टेंट टच में रहना है बच्चे के साथ, कांस्टेंट टच में, और कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन की है। कई बच्चे कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने कमरों में अपने फोन्स में सीक्रेटिव हो जाते हैं, या कुछ गलत करते हैं तो छुपाने लग जाते हैं। तो ये अर्ली साइंस है, अर्ली साइंस है जो डिटेक्ट करना चाहिए एज ए पेरेंट हमको। जी, तो एक कहीं ना कहीं आउटलेट होना चाहिए जहां कम्युनिकेशन हो। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई एक मेंटल हेल्थ सर्विस आप उनके लिए अवेलेबल रखें, जैसे कि काउंसलर्स हैं। जस्ट जाएं हफ्ते में एक बार, या जाके खाली वो उसको बोलो कि आप अपना कम्युनिकेट करो, देयर इज समवन टू टॉक, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो बिल्ड करेगी अपना रिलेशनशिप बच्चे के साथ। और वहाँ बच्चे को कोई गाइडेंस मिलेगी, जो एक ग्रोन अप है, जैसे स्कूल में होते हैं काउंसिल गाइडिंग काउंसलर्स होते हैं, वैसे ही आपको उनको कोई ऐसा जो आप रिलाई कर सकते हैं, जो आपको भी इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि अगर आपका वो नींद टूट गया, बच्चे को पता है कि आपने कोई हेल्प उनके लिए अवेलेबल करा दी है, क्योंकि आप उनको प्यार करते हैं। भले उस वक्त बहुत ही टर्मोइल होता है कई बच्चों की लाइफ में, बहुत ज्यादा, ये तो और पेरेंट्स में भी, कि उनके रिलेशनशिप कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि इतना झगड़ा, इतना बच्चों के साथ वो होता है छोटी छोटी चीजों में, रेबल माइंड किक ऑफ हो जाता है। मुझे एक छोटा सा याद आ रहा है किस्सा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका छोटा बेटा है, लड़की बड़ी है। तो जब वो 13 में जा रही थी, लड़का आई थिंक अराउंड 10-11 कर रहा, तो उसने बोला कि 13 होने वाली है, बर्थडे मनाएंगे। तो एक दिन वो घर आके एकदम रोने लगा। उन्होंने बोला क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? बोल रहा वी डोंट नो व्हाट वी गोइंग टू डू, माय सिस्टर शी इज गोना गो क्रेजी बिकॉज शी इज टर्निंग 13 नाउ। तुझे किसने बोला? एवरीबडी सेइंग व्हेन द गर्ल्स टर्न 13 दे गो क्रेजी। पर ये चीज तो देखी गई है कि जैसे ही बच्चे 13 या 14 के होते हैं, तो एक झटका लगता है उनको, कि पता नहीं, उनको ऐसा लगता है वो कुछ बड़े हो गए हैं, एकदम से बड़े हो गए, वो कुछ बहुत ही उनको कुछ एक पावर मिल गई है, सुपर। तो वो कहीं ना कहीं या तो अंदर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अपीयरेंस चेंज हो रही है, उनको एक ऐसा लग रहा है कहीं वो बड़े हो गए हैं, या उनके पास कोई शक्ति आ गई है समझने की, सोचने की, या कुछ करने की। तो कहीं ना कहीं एक एज भी है ना जहाँ लोग जॉब करते हैं या पैसे कमाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में वो होता है, चेंज शिफ्ट आता है। एज है वो, बहुत ज्यादा डेलिकेट एज है, और पेरेंट्स के लिए वो शॉकिंग एज भी है, क्योंकि जो बच्चा हमारे आसपास घूमता है भागते भागते, मम्मी मम्मी आज मैंने ये किया, पापा मैंने आज ये किया, वो उसके बाद दिखाई नहीं देगा। और आप अगर उसको दिखो, क्योंकि आपको तो आदत है, तो वो कहेंगे गेट आउट, इट्स माय रूम। तो अब वो जो शॉक पेरेंट्स को लगता है, वो भी इजी नहीं होता। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत सेंसिटिव एज, जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बच्चा 13 आ रहा है, अगर हम उसकी जर्नी पीछे को लें, वो आपकी बात 13 में क्यों सुनेगा, अगर आपने उसको पहले अर्ली एज से संस्कार वगैरह दिए होंगे? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जब अर्ली एज ही है, वहां से कैसे ग्रूम करें बच्चे को, ताकि जब वो 13, 14, 15 में जाए तो आपकी बात सुने। जैसे अब्यूज जो होता है, जो इंडियन कल्चर में बहुत कॉमन चीज होती है, कि स्ट्रिक्ट का मतलब अब्यूज, वो चीज बच्चों में नहीं होनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के साथ नहीं करे, लेकिन उनके जो संस्कार आप दिला रहे हैं बच्चों को, वो प्यार वाले हों, जहां आप उनको सुन रहे हैं। एज ऑफ कोर्स बच्चों के साथ इट्स नॉट इजी। अभी मेरी सहेली आई थी दिल्ली से, उसके 2 बच्चे हैं, 5 and 8। इट वाज सो मच, कितना सुनेगी वो बेचारी, कितनी बातें करनी होती है उन्होंने। तो इट इज नॉट इजी ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सुनना, जहां पर कोई कंसर्निंग बात है, जहां दे नीड अटेंशन, आपने उनको किस तरह से नर्चर किया है, उनको क्या संस्कार दिए हैं, हाउ ऑनेस्ट यू आर विद देम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तनीषा के साथ जो भी कम्युनिकेशन करूं, उसमें ट्रुथ हो। अगर मैंने उसे कहा कि मैं कोई चीज़ तुझे दिला दूंगी, तो ये कर ले, तो वो चीज़ मुझे करनी है फिर पूरी। क्योंकि जब मैं उसको एक कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, चाहे वो मेरी बिल्ली भी हो, जब आप उनको एक कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो कहीं आपको ट्रस्ट कर पाते हैं।
तो एक कंसिस्टेंसी हो। बच्चों को सिखाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन लाने पड़ते हैं, चाहे वो आपका सुबह उठने का डिसिप्लिन, नाश्ता बनाने का डिसिप्लिन, या बच्चों के साथ खेलने का डिसिप्लिन, उनको पढ़ाने का टाइम का डिसिप्लिन। अपनी लाइफ में चाहे मेडिटेशन करने का एक टाइम निकाले, प्रेयर करने का, तो वो सारे डिसिप्लिन ऐड अप होकर उनका संस्कार, क्योंकि वही वो ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं। यू आर रोल मॉडल फॉर जी बिल्कुल। जैसे कि अगर हमारा घर हमेशा साफ रहता है, भले बच्चे का कमरा गंदा रहता है, लेकिन क्योंकि वो घर को साफ दिखता है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको साफ सफाई अच्छी लगती होगी। भले वो खुद नहीं कर रहा अभी। अगर हम छोटे बच्चों को देखें, मैं एक कॉलोनी में मूव हुआ हूँ, वहां पर मैं जब रहता हूँ तो मैंने क्या देखा है कि हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 25 to 30% जो विदेशों में एक कॉलोनी है उसमें पूरे इंडियन हैं। तो अब वो क्या हो गया कि जो पार्क वगैरह में जो है ना उनकी गैदरिंग होती है, वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं। तो अब एक मैंने क्या देखा है, एक तरफ दुनिया ऐसी देखी है जहां पर कि बच्चा मोबाइल से चिपका हुआ है, टीवी से चिपका हुआ है। इस कॉलोनी का एक बिल्कुल ही अलग हो गया है। यहाँ बच्चा रात के 10 बजे तक घर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो बाहर इतनी एक्टिविटीज हैं, इतने फ्रेंड्स हैं उनके साथ, बाहर प्ले कर रहा है। तो वो फाइट भी कर रहा है, लड़ भी रहा है उनसे, फ्रेंडशिप भी कर रहा है, साइकिल भी चला रहा है। तो वो जो रियल स्किल जो है ना लाइफ के, वो डेवलप हो रहे हैं। ये जो स्किल सेट है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारे कई लोग समझते नहीं हैं। पेरेंट्स जो है ना, हाथ में मोबाइल पकड़ा देना, टीवी लगा देना या गेम्स चला देना, ये है। इसके लिए क्या है, मतलब कैसे गाइड करें हम अपने पेरेंट्स को इस बारे में? सबसे बड़ा बाहर रहने के लिए सबसे बड़ा हमारा वीकनेस है कि हमारे बच्चों को खेलने के लिए बच्चे चाहिए। बच्चों को बच्चे चाहिए। हाँ। तो जब उनको दोस्त नहीं मिलते तब वो किसी और एक्स्ट्रा अलग जगहों पे जाएंगे, फोन में या गेम्स में, या इंटरनली कहीं ना कहीं शक होते हैं उस चीज में। लेकिन जब उनको दोस्त मिल जाते हैं, जैसे कोई भले आप क्रिश्चियन स्कूल में भेजे, अगर उनको बच्चे मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, तो वही चीज उनकी जन्नत है। और अगर नहीं मिल गई तो यही जहन्नुम। जहां बच्चों को अपने कम्युनिटी, जैसे कि हम एस्टेट या हमारा जैसे योगी गुरुकुल, जैसे यहाँ पर बच्चों को बच्चे मिल रहे हैं, आप इन कोर्सेज में डालें जहाँ पे आपको अपने बच्चे मिलेंगे। हाँ, फिर उसमें उसको डेवलप करें। उसमें अपना पेरेंट्स का काम है कि एफर्ट डालें, बच्चों को लेके पहुंचो, लेकिन साथ साथ में एफर्ट डाल के वॉलंटियर करके गेम्स इन्वेंट करें, या कोई टाइम सेट करें। जैसे हमारे बहुत अच्छे भाई हैं जो पंजाबी भंगड़ा सिखाते हैं बच्चों को। कितना अच्छा वो इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, एनर्जी, लेकिन उसमें बच्चों को ये एक्टिविटी सीखने को मिलती है जो पंजाबी है भले। पर जहाँ बच्चों को ओपननेस मिले, हमको अपने आप से एफर्ट करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ न्यू आई थी तो मैं लेटरकैनी में आई थी। वहाँ पे बहुत साल रहने वाली एक मेरी फ्रेंड मिली मुझे, तो उसने बताया कि यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ बच्चों को अकेलापन हो जाता है, लोनलीनेस हो जाता है। तो उस वक्त जो मैंने वो फर्स्ट थॉट सुना, मैं जस्ट पहुंची थी और मुझे ये पता चला, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए डांस क्लास चालू की, मेडिटेशन क्लास, कुकिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, पेंटिंग क्लास। क्यों? क्योंकि बच्चे घर आते थे, तनीषा उनसे मिलती थी, कहीं उसको अकेलापन कभी नहीं महसूस, क्योंकि घर में रौनक लगी। तो वो एफर्ट पेरेंट को करना पड़ता है। भले आप क्रिएटिव चीजें सिखा रहे हो, मेरा तो एफर्ट जा रहा है, मेरी तो एनर्जी जाएगी, लेकिन बच्चे को वहां डांस बच्चों के साथ करने मिल रहा है, खेलने के लिए मिल रहा है। और मैं कोई चीज का चार्ज नहीं करती थी, जैसे आप भी नॉन प्रॉफिटेबल हैं, इसी भाव से कि बच्चों को बच्चे मिले। और मतलब, जिस तरह मेरे बच्चे थे वैसे ही दूसरों के भी बच्चे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहला उस एज का यह सबसे पहला रूल है कि अपने, अगर आपको बाहर फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, अपने ही फ्रेंड्स के साथ सर्कल बनाओ, एक्टिविटी स्टार्ट करो, किसी चीज का वेट मत करो। टीवी और मोबाइल जितना कम, और बच्चों से लगाओ जितना ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब उनको एक लाइव फ्रेंड दो, ना कि मोबाइल या टीवी दो। और तो और हमको एज अ पेरेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इंडिया में तो आप वो चीज आप किसी को दे सकते हैं कि भाई तुम इनको खो खो सिखा दो, या नीचे वाला कोई खेल रहा है तो तुम इनको कबड्डी सिखा दो, या कोई और स्किल्स सिखा दो, कंचे कैसे खेलते हैं। अब ये सारी चीजें तो हमको खुद करानी पड़ेंगी। जो इंडियन फन है,
तो पेरेंट्स को भी एक्टिव होकर कोई क्रिकेट खेलना पड़ेगा कि बच्चे देख रहे हैं कि पेरेंट्स तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हमको भी चाहिए, या कभी उनके साथ कोई छुपा छुपी खेल लो। ये सब चीजें जब आप खुद एज अ पेरेंट बच्चों के साथ करते हैं, चाहे आप डांस के ही थोड़ा सा, लेकिन उसमें सीरियसनेस ना लाएं कि आप समझो कि सो स्टेज परफॉर्मेंस करना है, भाई तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं, हर चीज में उनको इन्वॉल्व करें, क्योंकि वही हमारे कल्चर का फन था ना। जैसे हम इंडिया में रौनक किस चीज की लगती थी, नीचे दिवाली का फंक्शन है, गणपति है, और वो जो साथ में मिलके सब मिलके कुछ बना रहे हैं, वो जो बच्चे साथ में खेल रहे हैं, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई रंगोली बना, वही फन जब बच्चों को घर में मिल रहा है और जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम इनफ उनको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद जब यही बच्चा जो है छोटी एज में, आपने बोला खूब सारी एक्टिविटी कराओ, उनको अपने फ्रेंड्स बनाओ, लाइव पर्सन दो जिसके साथ वो खेल सकें, कंपेयर टू जो है ये गैजेट्स देने की। लेकिन फिर जब यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो एट सर्टेन एज अराउंड 10-11, पहले तो ये एज 14-15 होती थी, 10-11 में ही उसको मोबाइल चाहिए, और वो सबसे बड़ा एक्सक्यूज आपको देता है कि अरे मेरे फ्रेंड्स के पास है, स्कूल में कंपलसरी आजकल है ना। तो अब उसमें उसका कंट्रोल कैसे डेवलप करें, क्या करें उसके लिए कि पेरेंट्स, क्योंकि डायलेमा में है, जैसे आपने बोला स्कूल में है कंपलसरी हो गया, टैबलेट देना है, अब उसमें इंटरनेट भी होना जरूरी है। अब आपको क्या पता वो इंटरनेट कर रहा है कि स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, तो इस डायलेमा को कैसे सॉल्व करें? ये तो ऐसी चीज है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है, मैंने वही कहा कि आप उसके फ्रेंड नहीं है। जब इस तरह की बात आती है, जैसे कि आप किसी को हाथ में शराब की बोतल दे दें और आप बोलो कि मैं इसको देखूंगा नहीं, ये इट्स डेंजरस। फोन इज दैट डेंजरस, सोशल मीडिया इज मोर डेंजरस देन वी कैन इमेजिन। यस। तो उस चीज को पेरेंट को देने से पहले करोड़ बार सोचना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ। अगर उसमें कोई कंट्रोल्स लगा सकते हैं तो लगाएं, जैसे पेरेंटल कंट्रोल होते हैं, पेरेंटल कंट्रोल है, इंटरनेट का टाइमिंग फिक्स करना है। एब्सोल्युटली, जहां जितना आप उस, क्योंकि आप एक व्यसंग दे रहे हैं, और उस व्यसंग में वो किस हद तक डूब सकता है, किस हद तक उसको आज क्या एक्सेस नहीं है। और जितना ये है कि हाँ, बहुत ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कंट्रोलिंग से बच्चे ओवर क्लेवर बनते हैं, नेगेटिव साइड्स में छुपा के करेंगे जो चीज सामने नहीं कर रहे। तो हर चीज का कम्युनिकेशन क्लियर रखें कि क्यों मना किया जा रहा है, ये नहीं कि सिर्फ नहीं करना है, नहीं, क्यों, उसका क्यों भी बताएं, उसका रीजन भी बताएं। और फोन एक ऐसी चीज है कि अगर आपने उसको आधा घंटा भी दिया है और आपने उसके आधा घंटा बोलकर भी दिया है और ले लिया, उनका पर्सनालिटी चेंज हो गया होगा। जब आप उसको लोगे तो वो एक चीखना, चिल्लाना, टैंट्रम सब कुछ होगा, एंड इट विल टेक देम एटलीस्ट 1 to 2 hours के वापस नॉर्मल आने में भी उनको टाइम लगेगा। लेकिन आपको ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, आप जब भी फोन उठाएं अपने बच्चों के हाथ से देखिए किस तरह से वो बिहेव करेंगे। दे विल फर्स्ट कर्स यू, या कुछ आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, चीखेंगे, टैंट्रम करेंगे, रोएंगे, तब जाके कहीं वो कोशिश करते रहेंगे कि वापस ले ले। आपका ध्यान नहीं होगा तो भी ले लेंगे। तो मतलब टाइमिंग को फिक्स करें अपने मोबाइल की, उनका कितना इंटरनेट यूज करना है, इस पे मतलब क्लोज आई रखें, बाउंड्रीज रखें। फिर यही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर ये 12-13 साल की उम्र आती है, वो उम्र एकदम डेलिकेट हो गई उसकी, जहाँ से उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो बॉडी इमेज के लिए कॉन्शियसनेस आती है, लड़कियां हैं तो मेकअप करना है, लड़के हैं तो अपने को थोड़ा स्मार्ट दिखना है, ये सब चीज़ें किक ऑफ होती हैं। और ऑल ऑफ सडन जो है स्कूल में एटमॉस्फेयर एकदम बदल जाता है। सेम बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, सेम ग्रुप में जेलसी से लेके कितने सारे फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो एज है ये बच्चे के लिए भी शॉकिंग है, और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, पेरेंट्स के लिए भी शॉकिंग है। तो उस एज की जो ये प्रॉब्लम्स है, जैसे अब बॉडी शेमिंग है, बॉडी की इमेज का वो ध्यान रखना है, वो है, साथ में बुलिंग भी आ रही है, साथ में पीयर प्रेशर भी आ रहा है। इसको आप कैसे, मतलब कैसे पेरेंट्स के लिए क्या वो करें कि मतलब कैसे, क्या गाइडेंस होगी इनके लिए पेरेंट्स? सबसे इम्पोर्टेंट, वापस से हम उसी चीज पे आएंगे, कम्युनिकेशन। अब क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी कम्युनिकेशन भी अलग लेवल की होगी। अब आप उसको, क्योंकि उसके स्कूल में सेक्स एजुकेशन बताई जा रही है, दे आर उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनका बॉडी चेंज हो रहा है, तो यू हैव टू टॉक लाइक अ मैच्योर, क्योंकि स्कूल में तो उसी तरह से बात हो रही है। अगर हम अपने कल्चर के कहीं ना कहीं हम पीछे चले जाते हैं कि नहीं ये सब बातें हम
पर हमको करनी पड़ेगी बच्चों से। बाहर से वो इन्फॉर्मेशन किस तरह इंटरप्रेटेट करेंगे, जैसे वही टीवी से वो कैसे समझ रहे हैं, क्या इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, हमको बैठ के समझाना है, एक्सप्लेन करना है और उनको अपना सेल्फ एस्टीम ग्रो कराना है कि आपका सेल्फ एस्टीम, आप कौन हैं, हमारी नजरों से देखो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ, मतलब जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत इनफ हैं। इनफ है। तो हाँ। वो चीज You're unique. यूनिक एंड स्पेशल, जैसे आपके सब दोस्त हैं वैसे ही आप भी यूनिक एंड स्पेशल है। और रिजेक्शन को किस तरह से वो हैंडल करते हैं, क्योंकि रिजेक्शन इस स्टेज में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो कहीं आपके दांत बाहर हैं या ब्रेसेस लगाई हुई है या कहीं आप की आईलैश थोड़ी सी कम है, हर छोटी छोटी चीजों में कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन मिलेगा। या if they are attracted to someone and that person doesn't want to see you as they are not equally attracted, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के मन पर बहुत गहरा, क्योंकि इनिशियल रिजेक्शन है। अब ये चीज हमारे टाइम में तो ये चीज शायद 20s में होती होगी या है ना, इनके तो बहुत जल्दी है ना, 12-13 साल से शुरू हो जाता है। हाँ, तो इतने कम समय में किसी को रिजेक्शन ये हो जाए या ब्रेकअप फेस करना पड़े, तो इट्स अ ह्यूज थिंग। और इन लोगों के पास तो उतना इंटेलेक्ट भी नहीं है, इतना समझने की शक्ति भी नहीं है कि ये क्या फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स को बोलते क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। तो जितना हम कम्युनिकेट करें कि बैठो, हम पेरेंट रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि अब तक तो वो छोटे थे, तो हमारा वो रिएक्शन मोड टर्न ऑफ नहीं होता। जैसे कि अगर आप समझे कि आपको एक शर्ट खरीदनी है, आप शॉप में गए, आपने शर्ट देखना शुरू किया, आप दूसरे मॉल में घूम रहे हैं, दूसरे शॉप में गए, फिर दूसरी शॉप में गए, तो आप शर्ट्स के ऊपर ही आपकी नजर रहेगी। फिर आपको लगेगा भाई वो जो तीसरी शॉप में देखा था मैं वो ले लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप जितनी शॉप्स में जाएंगे आपकी नजर शर्ट्स पे जाती रहेगी, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं आपने कहा कि मुझे शर्ट लेनी है। उसी तरह बच्चों का भी यही होता है, जब वो चीज सोचने लग जाते हैं वो उसी चीज को सोचते ही रह जाते हैं। हम एज अ पेरेंट जब बच्चों को स्ट्रिक्टली बताते हैं ये नहीं करना है, ये करना है, तो अब जब ये इस ब्रैकेट में आते हैं तो अब हमको थोड़ा ज्यादा दोस्ती ज्यादा, पेरेंटिंग कम, कंट्रोल अब कर नहीं सकते। अपने मन कमाने लग जाएंगे तो क्या करोगे, अपने पैसे से जो मर्जी खरीद सकते, अपने पैसे से, ऊपर से यहाँ तो फिर मार पीट तो सकते ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं, वो तो सीधे ऑफेंस हो जाता है। ऑफेंस पर अब्यूज कई तरह का होता है ना, फाइनेंशियल होता है, मेंटल होता है, फिजिकल, सेक्सुअल, कई तरह का अब्यूज होता है। पेरेंट्स का इमोशनल अब्यूज भी बच्चों के लिए बहुत होता है। कई पेरेंट बात नहीं करते, वो भी बच्चों के लिए अब्यूज होता है यहाँ से। तो वो कई तरह का होता है, इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं हमको इस वक्त एज अ फ्रेंड कहीं जाके कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेशन ही एक जरिया है जहां से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और फिर वो कितनी भी बड़ी बात करें कि आज भाई मैंने रेप किया है, या आज भाई मैंने एक लड़की के साथ या ब्रेकअप हो गया है, या कोई भी बड़ी से बड़ी बात आपको बताए, उस वक्त उसको किस तरह हल्का अपने अंदर पी जाओ और उसको, बच्चे को क्या सुनना है, उसको क्या समझना है। जैसे हम टीवी में कोई चीज देखें तो कितनी आसानी से बता सकते हैं इस वक्त तो ये करना चाहिए, क्योंकि हम काफी डिटैच्ड हैं, इमोशनल नहीं है। यहाँ हमारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, हाय इसके साथ ऐसा हो गया, उस लड़के ने इसको रिजेक्ट कर दिया, या इस लड़के ने इसको ऐसा कर दिया, या इसकी फ्रेंड ने उसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया हाथ, हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो इमोशंस के चक्कर में हम बच्चों के साथ जो हमको उनको ज्ञान देना चाहिए उसकी जगह हम उनका पेन लेकर अपना पेन उनको देने लग जाते। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ही ऐसा करना नहीं चाहिए था, हमने मना किया। अब बच्चा आया है प्रॉब्लम लेके, वो सोच रहे हैं इनको प्रॉब्लम बताने का तो मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट टाइम वो बताएगा। तो वो फिर छुपाने लगेगा और फिर वो इंटरनेट पे स्ट्रेंजर से आंसर्स ढूंढेगा कि आप बताओ क्या करूं। जैसे मेरी बेटी कई बार मुझे कहती है मम्मी आई एम ऑल्सो थेरेपिस्ट, ऑनलाइन मुझे कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं उनको अपना ज्ञान बताती हूँ कि तुम ऐसे ऐसे, वो ठीक भी हो जाते हैं। तो आपके जैसे मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं सोचती हूँ क्या क्या प्रॉब्लम बताते, आज मैं सुसाइडल हूँ, मैंने अच्छा, फिर वो कहता आज मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, है ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स कि छोटी छोटी बातें नहीं बताती, जब मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि भाई तुम और ये प्रॉब्लम्स, ये जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको इस टॉक को पूरा करने का एक पर्पज यही है कि लाइटली मत लो इन चीजों को। आप इंडियन डायस्पोरा जो इसको देख रहे हैं वो
रियलाइज करो ये रियल प्रॉब्लम्स है और आपको हिट करने वाली है ये सब, अगर आपका बच्चा उस एज में आ रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको उससे बात करनी है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हम बता रहे हैं आज। जी जी हाँ, जी। तो इसमें जो है फिर जब 13-14 की जो है बहुत सारी प्रॉब्लम, यहाँ से तो पूरा बाढ़ आती है प्रॉब्लम की। हाँ एक और जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा जो है ना, बच्चों की जो है अल्कोहलिज्म, इसमें तो बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल का कल्चर है वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है। मुझे खुद अपने बच्चे के लिए इस स्ट्रगल को फेस करना पड़ा, समझाने में कि alcohol is not good for you, यस alcohol is never good for you जी। and smoking is never good for you। और उसके पैरेलल में वहाँ सारे बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, वो जो पार्टीज हैं, वो शाम को जो पार्टी जाने का ही मतलब है, इवनिंग में अगर गेट टुगेदर हो रही थी अल्कोहल होगा। बिल्कुल, तो वो जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत ज्यादा, और है भी गलत ही चीज है ना। पेरेंट्स के लिए चैलेंज इसलिए क्योंकि वो चीज ही इतनी गलत है, और यहाँ पे जो चीज हर बच्चा कर रहा है, हर एक जवान कर रहा है, हर एक बूढ़ा कर रहा है, तो हम अपने बच्चों को कैसे संभाल लें या बचा लें या क्या कर लें, तो वो चीज तो प्रॉब्लम है। हाँ। इस चीज के लिए तो भाई बड़ा सा डेंजर या अलार्म बज रहा है कि ये चीज प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट स्केल की, क्योंकि ये जो मास है वो पूरा चेंज हो गया। जैसे इंडिया में अभी भी मुझे लगता है इतना नहीं है। जब हम पढ़ते थे ऐसा तो 5% पीने वाले होंगे, 95% नहीं होंगे। यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल 80 to 90% जो है वो पीने वाले हैं। बिल्कुल, वो भी 13-14 ईयर्स की एज में। जी। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं, जैसे एक मेरे पास लड़की आई जो अपने 30s में थी, और उसका एक पैर का जो जैसे आप कह सकते हैं आधा पैर कटा हुआ था। तो उसको कई सारी प्रॉब्लम्स थी, डिप्रेशन थे, एंजाइटी थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उसने अपने कंसल्टेशन में ये बात बताई कि जब वो 11 साल की थी तो अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गई, और उसने फ्रेंड्स ने बोला हम लोग सब शराब पी रहे हैं, डू यू वांट वन। उसने एक वोडका एक सिप ली। अब वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि सब्सटेंस बच्चों को नहीं पता होता है, उनको तो उनके हिसाब से तो कुछ ड्रिंक पी रहे हैं। अब वो चीज उनके बॉडी में, ब्रेन में कैसे अफेक्ट करती है, उसको अचानक से लगा कि उसकी मम्मी रोड के अक्रॉस उसको बुला रही है, चल चल घर चल। और उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश की, वहां ट्राम आ रही थी। तो वो बच्ची तो मर ही जाती क्योंकि ट्राम तो उसके ऊपर चढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने उसको खींचा तो उसका एक पैर अटक गया। तो वो कहानी इतनी भयंकर है कि इतना छोटा सा बच्चा जब वो शुरू करते हैं उस टाइम पे, बताओ छोटी छोटी चीजें हैं, भले ये वेपिंग है, उसे आजकल डॉक्टर कहते हैं कि लंग्स में पॉपकॉर्न लंग्स हो जाते हैं, उनका ब्रेन श्रिंक होने लग जाता है, शराब से तो डेफ होने लगते हैं, आई साइट खराब होती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बच्चों को तो ये चीज की आइडिया ही नहीं, उनको नहीं पता है ना, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो हम जितना एजुकेट कर सकते हैं जब वो छोटे हैं, समझा सकते हैं, समझाएं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बच्चा व्यसंगों में तब जाता है जब उसके लाइफ में कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन होता है। तो जो कोई चीज है, जैसे कोई फियर है, चाहे पेरेंट बहुत डराता हो या पेरेंट उसको समझता ना हो, बहुत कंट्रोल करता हो या अब्यूज करता हो कोई लेवल पर, तो कोई चीज है जो वो सप्रेस हो रहा है या दुख है इसी चीज का, तो बच्चा एस्केप ढूंढता है। तो कई बच्चे एस्केप पढ़ाई में ढूंढ लेते हैं कि भाई मैं पढ़ लूंगा, मैं इतना सारा ध्यान इसमें लगा लूंगा। कई टीवी में ढूंढते हैं, कई फोन में ढूंढते हैं, कोई व्यसंगों में ढूंढते हैं। तो हर एक कोई एडिक्शन में नहीं जाता है, ज्यादातर लोग ट्राई करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यसंग में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई ऐसा दुख है, कोई ऐसी बात है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, हाँ, जिसको आपने एड्रेस नहीं किया। इसीलिए जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास बच्चों को जैसे लेके जाते रूटीन के, जैसे आप कोई कोर्स कराते हो सालों साल, ऐसे ही बच्चों को थेरेपी के पास कहीं ना कहीं उसको कोई सुनने वाला है, कोई उसको ऐसा ज्ञानी है जो उसको समझा सकता है। मतलब एक कम्युनिकेशन पे आपने जो इतना ज्यादा फोकस करा है कि कंटिन्यूअसली रिमेन इन टच विद योर किड्स, कंटिन्यूअसली जानो उनकी मनोस्थिति क्या है हर समय, कि वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग।
एक जो इसके बाद जो ये अल्कोहल का, तो आपने बोला कि थोड़ा सा कांस्टेंट टच वगैरह इसमें जो है रहने से ये सब होता है। फिर इससे ऊपर नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पर जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है, अब तो इंडिया में भी थोड़ा बहुत होने लगा है, जो है ड्रग्स का, जो है हायर लेवल के टॉक्सिकेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो तो खुलेआम मिलती है अब यहाँ, बहुत इजीली एक्सेसिबल है जी। तो ऐसे में कैसे, मतलब मेरे को ये ध्यान है कि एक पेरेंट्स ने मुझे ये इनडायरेक्टली बताया कि उन्होंने अपने बच्चे के रूम में ऐसे वो जैसे सिल्वर फॉइल है ना, उसके पीसेस मिलते थे उनको ऐसी, जब वो क्लीन करती थी तो उन्होंने उसको इग्नोर करते चले गए। उन्होंने सोचा ऐसे ही होगा, बाद में उनको पता चला कि वो सिल्वर फॉइल के अंदर वो ड्रग्स वगैरह का उसको पैकेट रखता था, उससे वो ड्रग्स लेते थे। बाद में जो भी है उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला। लेकिन ये जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, इसको कैसे, मतलब कैसे सॉल्व करें इसको? तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स के बच्चे बहुत छोटे हैं, जिनको ये आइडिया नहीं है कि यहाँ का ड्रग्स का रियल सिचुएशन क्या है, तो रियल सिचुएशन ये है कि जो ड्रग्स का रैकेट होता है, जो भी उनका डीलर्स होते हैं, वो लोग सबसे पहले बच्चों को टारगेट करते हैं। स्कूल्स में सबसे पहला उनका टारगेट होता है। और क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो गार्ड्स भी होते हैं और वो ड्रग डीलर्स भी होते हैं, हर तरह के लोगों के साथ मेरी डीलिंग होती है, तो मुझे ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो सबसे पहले उनका जो टारगेट होता है वो होते हैं 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे। 8, 9, 10 साल के, जी। फ्री चॉकलेट्स या फ्री तरह से उनको कोई चीज में मिला के, कई तरह के से दे सकते हो आप। मैंने सुना है फ्री में ही देते हैं। फ्री में देते हैं, पर कोई चीज में मिला के भी दे सकते हैं। कुछ जैसे फ्री ड्रिंक हम लाए हैं, हम सबको बांट रहे हैं, इस तरह से वो बच्चे उनको पहले उसका टेस्ट कराते हैं। जब वो चीज उनको अच्छी लग रही है, भले वो ड्रिंक अच्छा लग रहा है या कोई चॉकलेट खिला रहे हैं या कुछ चीज में मिला के खिला रहे हैं, वो बच्चे को जब अच्छी लगने लग जाती है तो वो लोग उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं डोज को। फिर वो बच्चे से पैसे तो नहीं मांग रहे, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली 1-2 साल उसको देते हैं फ्री। अब जब उनको पता है कि ये बच्चे को इस चीज की आदत हो गई है, इसको ये चाहिए ही चाहिए, तो या तो बच्चा घर में चीजें चुराने लगेगा। तो अगर आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी बिना आंख बंद करे टिफिन नहीं दे रहे हैं और पॉकेट मनी दे रहे हैं, विच इज अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज बच्चे बोलते हैं भाई हमारे सब फ्रेंड्स वहां खा रहे हैं, हमको भी वहीं खाना है। आप बच्चों को 20-20 यूरो दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? क्या वो रिसीट दे रहे हैं? क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? रेवोल्यूट कार्ड यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? सो आपका मनी का सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जानो कि मनी जा कहाँ रही है। बिल्कुल कैश तो बिल्कुल नहीं देना है, पहला स्टेप। रेवोल्यूट कार्ड दीजिए, क्योंकि वो कहाँ टैप करते हैं वैसे ही आपको पता चलता है कि ये आपके स्कूल के कैंटीन में इतने पैसे आज गए हैं, तो आपको एक ट्रैक रहेगा पैसे का। दूसरा है कि अगर वो किसी फ्रेंड को जा रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। अपने घर में हर चीज अगर आपकी खुद की नीट क्लीन है, आपको पता है कौन सी चीज कहाँ से हिली है। अगर चीजें गायब होने लगी या जैसे आपने कहा पीसेस मिल रहे हैं, तो ये सब चीजों पे नजर रखना बहुत 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 जरूरी है। पेरेंट्स का काम इजी नहीं है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं ना, ये मेरे को भी ये चीज रियलाइज हुई थी कि इट्स नॉट अबाउट कि कभी ये इसको ऐसे निगेटिव में मत सोचे हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट्स अबाउट यू बीइंग विजिलेंट। आपको सीआईडी बनना ही पड़ता है। तो एज ए पेरेंट आपके बहुत सारे रोल्स हैं, तो सीआईडी बनना ही पड़ेगा आपको। नहीं, इसलिए नहीं कि आप बच्चों को ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए कि आप उनकी बेस्ट चाहते हैं। तो कहाँ उनका पैसा जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट। घर में कोई चीज़ गायब होने लग गई तो वो नेक्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि अगर किसी को एडिक्शन हो जाती है तो गॉड हेल्प देम। अगर उनको कोकेन की एडिक्शन हो गई तो नो वन कैन हेल्प देम। कोई और चीज़ की एडिक्शन है, वीड है या कोई और चीज़ है, ग्रास है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, एक्सटेसी या ये सब, तो उन स्पीड ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं आप खींच सकते हो, कोकेन को आप नहीं खींच सकते। अच्छा, इतना डेंजर है? बहुत ज़्यादा। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं पर वो उस लेवल पर आते हैं कि उनकी बीवी बच्चों ने बोला निकलो या चेंज हो, या हमको छोड़ दो या ये छोड़ दो, तब वो मेरे लेवल उस लेवल पर आते हैं, तब उनका सेशन कहीं जाके काम आता है। तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इमेजिन करो कि एक बच्चे को अगर कोकेन की लत लग गई तो। मैंने तो कई पेरेंट्स को देखा है बहुत बुरी हाल में, क्योंकि पेरेंट्स हेल्पलेस हो जाते हैं। वो बच्चा अपने ही उल्टी में कई बार मर जाता है, क्योंकि उसका कोई होश ही नहीं है उनको कि वो कहाँ है, किस दुनिया में है। इतनी हार्मफुल चीज है ये। एक बार ट्राई की तो उसे पीछे आना इज, unless and until a person can be hypnotized, you can't bring that person back.
अगर कोई बंदा बहुत स्ट्रांग विल का है तो उसको जो जिसका दे हैव द कंट्रोल, हमेशा कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को खींचना मुश्किल है। लेकिन जो कंट्रोल दे देते हैं तो दे कैन बी तो हिप्नोटाइज्ड। ये जो हम बात बता रहे हैं ना, ये कोकेन पे बच्चा सीधे नहीं पहुंचेगा, उससे पहले 50 अर्ली साइन होंगे। तो वही आप बता रहे हैं कि उन जी। अर्ली साइंस को पकड़ो, कम्युनिकेशन क्यों की है, ये सब चीजें बिल्कुल। इसलिए मैटर करती हैं। यस, चॉकलेट्स या कोई जंक खाना, हमको लगता है बच्चे तो जंक खाते ही हैं, पिज्जा खाएंगे, जंक खाएंगे, नहीं। पर अगर आप उनके अंडर आइज में सर्कल, ब्लैक सर्कल हो रहे हैं, उनका एपिटाइट कम हो रहा है, या उनको आपको लग रहा है ये स्वीट्स ज्यादा खा रहे हैं, ये सब साइंस होते हैं कहीं ना कहीं समझने के कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कुछ कहीं भी drugs का। एबनॉर्मल होता है तो उसको, जैसे आपने बोला, सीआईडी की तरह इन्वेस्टिगेट करो, बच्चे को पता मत होने दो, जी जी अपना करो, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचो कि हाँ ये इससे ये चीज हो रही जी है। जी। हाँ। दूसरा है कि जब ये रैकेट्स को पता चलता है कि ये बच्चा पैसा नहीं ला रहा है, क्योंकि इसके पेरेंट्स कहीं पैसा रखते ही नहीं है, हाँ। समझो आप नहीं रखते, तो अब ये बच्चे, इनका मेन टारगेट, बच्चों को टारगेट करने का ये होता है कि इनको डीलर्स हैं, हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, तो बच्चों को बोलते हैं कि तुम ये पोटली लेके यहाँ पहुंचा के आओ। तो जब बच्चे कहीं डिलीवर करते हैं और अगर गार्ड्स उनको पकड़ते हैं तो बच्चों पे कोई लीगल केस नहीं बनता है, इसीलिए वो लोग बच्चों को टारगेट करते हैं। डिलीवरी, तू डिलीवरी कर, मैं तुझे फ्री में देता हूँ, इस चीज के लिए बच्चे ये काम करते हैं। माय गुडनेस। और कई बच्चे तो फिर साइकिल चोरी करते हैं, कई ये करने लग जाते हैं, चीजें चुराने लग जाते हैं लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो चीज वो लोग देते हैं। तो एडिक्शन एक बार अगर ड्रग्स का लग गया, देन यू नीड टू क्विट एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ो, उनका स्कूल वूल सबका टेंशन, पहले उसको उस चीज से बाहर निकालने में अपना पूरी एनर्जी लगाएं। क्योंकि एक बार उसको इग्नोर किया कि चलो करने दो, कोई बात नहीं, शराब ही तो पी रहा है, अरे यही तो कर रहा है, नहीं। जब आपको पता चल गया कोई चीज का एडिक्शन है, सब कुछ ड्रॉप करके पहले बच्चे को उस चीज से बाहर निकालो, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। और उससे भी हम जो टॉक देने का पर्पज ये कि उस लेवल तक पहुंचो ही क्यों, पहले ही प्रोएक्टिव हो जाओ। पर बच्चे बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं भाई साहब, आप नहीं जानते हैं कि जब बाहर जाते हैं और हम पेरेंट उनको कुछ अलग सिखा रहे हैं, भाई तुम ओम करो, जय करो, अच्छे बच्चे बनो, और बाहर दुनिया सब बुरी बनी हुई है, तो वो बच्चा समझता है कि इन लोगों को बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर दुनिया कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है, बाहर कोई ओम शांति नहीं है। सही बात। तो वो कहते हैं कि इनको बताने का कोई मतलब नहीं, तो वो सीक्रेटिव, मैनिपुलेटिव और ये सब चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वो पेरेंट्स पकड़ना मुश्किल हो जाता है, पर बच्चे हैं, गलती तो करेंगे, आपको उस चीज को एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा था कि जो हमने इस चीज को समझा कि पेरेंट्स को कुछ समझ में आया कि कुल मिला के कह रहे हैं इग्नोर मत कीजिए इन चीज़ों को, प्रोएक्टिव रहिए और इसमें फोकस कीजिए। तो फिर जब बच्चा जो है धीरे धीरे इसी दौरान जो है, जब जो है ना, जब तक 12-13 है, उसकी पढ़ाई जो है पेरेंट्स किक ऑफ करते हैं, हमेशा उसके साथ बैठते, सब कुछ होते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर, जब वो है यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑल ऑफ सडन अब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है आपको, उसमें आपको बोला जा रहा है आपके इतने % हैं, और दूसरे बच्चे से कंपेयर हो रहा है। तो ये जो एकेडमिक लेवल का जो है, एकेडमिक इश्यूज होते हैं जिसमें एग्जाम हो रहे हैं, फिर उसका टाइम मैनेजमेंट, और फिर जो एकेडमिक प्रेशर आता है, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? सबसे पहले समझे कि ये एक ऐसी एज है जिसमें जितनी भी उनकी अब तक की प्राइमरी की प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे जो अंडरलाइन थे, कहीं ना कहीं वो बच्चे थे तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे थे इमोशंस, अब वो मैनिफेस्ट होकर कोई एक इलनेस बन जाएंगे। यानी कि जैसे समझे किसी को एनोरेक्सिया हो गया, या किसी को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक, अब उनका जो लेवल है, या उनको कोई एडिक्शन की आदत हो गई, या उनको फोन का, गेमिंग का एडिक्शन हो गया, तो अब उनकी बीमारी का एक रूप आपको दिखाई देगा। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसका एक रूप आपको इस एज में दिखाई देगा कि अब वो ऐसे हिडन नहीं है कि वो शाय है या वो शायद बात नहीं करता, वो अब आपको क्लैरिटी होगी कि इसको एंजाइटी है या ये चीज की प्रॉब्लम है। अब आपको जब उनका पढ़ाई का टाइम है, डिफिकल्ट पढ़ाई का टाइम है, वो खुद अपने आप को बहुत प्रेशर देते हैं
क्योंकि उनको पता है या तो मुझसे ये होगा नहीं, या मुझे ये बहुत अच्छे से करना है, वो अपने आप को एक प्रेशर में ले आते हैं। तो इस वक्त एज अ पेरेंट आप उनको खाली स्ट्रक्चर दे सकते हैं, आप उनको सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं कि तुमको कुछ मतलब उस वक्त जैसे आपको अगर रूम क्लीन अच्छा लगता है तो बच्चों को उस चीज की थोड़ी सी छुट्टी दे दें, या कहीं ना कहीं हम जितनी उनको हेल्प कर सकते हैं कि तुम्हें जो चीज खाना पसंद है हम तुमको वो हेल्प कर देंगे, या हम बाहर से कभी मंगा देंगे, जो भी चीज की हम उनको थोड़ी सी छूट दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव अ लॉट मैनिफेस्टेड, जो वो अब दिखाई भी दे रहा है, दे कैन आइडेंटिफाइड। अब उनके पास इतनी सोचने समझने की अक्ल है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर एज अ पेरेंट हम जितना हो सकता है उनको स्ट्रक्चर दें। एज अ पेरेंट हम उनका पढ़ नहीं सकते, ना हम उनके मार्क्स ला सकते हैं, पर हम उनको एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, हम उनको एक एम दे सकते हैं, हम उनको एक बहुत अच्छा ड्रीम या गोल उनसे पूछ के उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड है। हमको पता है क्या क्या एवेन्यूज हैं। जैसे कि अगर मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे शायद न्यूरो साइंस पढ़ना है, तो मेरा एक बहुत अच्छा क्लाइंट है जो ट्रिनिटी कॉलेज का न्यूरो साइंस का प्रोफेसर है। मैंने उसको बोला तू भाई आ और इसके साथ एक बार बैठ। उसने बैठ के समझाया कि अगर तू सिर्फ न्यूरो साइंस पढ़ेगी तो इसमें कोई फील्ड नहीं है। अगर तू न्यूरो साइंस मेडिसिन में पढ़ रही है तो तू कुछ बन सकती है, क्योंकि उसके बाद कोई। तो उसने बोला अच्छा मुझे मेडिसिन में तो नहीं जाना, तो यानी ये फील्ड में। तो जितने आप उनको अपॉर्चुनिटी, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अगर उसको चाहिए कि मैं एविएशन में जाऊं, तो मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन लाऊं कि कौन पर्सन है जो उसके जॉब्स को जानता है या उसकी सैलरी पैकेज उसको वो सुनेंगे। लॉयर है तो किसी लॉयर से रिक्वेस्ट कर लो। अगर पायलट की आप लाइफस्टाइल देखें कि उनको रात को भी चलाना है, तो वो स्ट्रक्चर समझ आ सके कि वो तुमको अगर ये पूरा चलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन है, तो फिर अपना ड्रीम इतना अच्छे से देखो, हम तुमको स्ट्रक्चर, फाइनेंस सब कुछ देते हैं। वो कहते हैं जब छोटा बच्चा होता है उसने टीचर को देखा होता है, तो हर बच्चे से शुरू में पूछो क्या बनना है, टीचर बनना है, क्योंकि टीचर, उसकी जो टीचर है वही दुनिया है। यस तो कई पेरेंट्स यही करते हैं कि अपने बच्चों का वो इसमें मेडिसिन में डालना है या इंजीनियरिंग या MBA, क्योंकि हमने तो वही 4 चीजें देखी हैं, या CA, तो हम ये 4 चीजों में ही देखते हैं। लेकिन यहाँ इतने एवेन्यूज हैं, इतनी वैरायटी और चॉइसेस हैं कि बच्चे को क्या चीज में जाना है और किस चीज में, उस चीज की सारी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितना डेडिकेशन लगेगा, जिस इंसान ने ये कर लिया है उसको बिठा के इंफॉर्मेशन निकालना कि इसका आउटकम क्या है, कितने साल लगेंगे। तो वो बच्चा सिर्फ वैसे नहीं कि अंदर जाके ये बोले कि आई एम डिसअपॉइंटेड, अरे मेरे को किस में डाल दिया आपने, मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो एज अ पेरेंट यू हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल दैट इंफॉर्मेशन एंड पीस ऑफ माइंड इन द हाउस। अगर आपके घर में खुद में ही हस्बैंड वाइफ में या बच्चों में बहुत कलेश है, तो मेक श्योर कि आप अपने ऊपर थेरेपीज लें, अपने सेशंस लें, अपने आप की प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं। और उस चीज को प्रायोरिटी दें कि अगर आप, बच्चे जो होते हैं ना स्पॉन्ज जैसे एब्जॉर्ब करते हैं, आप अगर दूसरे कमरे में भी या रात को भी झगड़ रहे हैं, वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है पक्का, और उसका इम्पैक्ट उसके हर चीज में पड़ेगा। बिल्कुल। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जिनको ये पता था कि उनका पापा रात को फार्म में जाके एनिमल्स को मारता है, भले वो कितना दूर उनका फार्म होगा, लेकिन वो छोटे बच्चों ने वो भी सेंस एब्जॉर्ब किया है, फियर, उन एनिमल्स का फियर। तो बच्चे क्या नहीं एब्जॉर्ब करते, हमको ऐसे लगता है कि वो उनको नहीं पता चलता, हम उनके नहीं प्रेजेंस, बच्चे हर चीज सेंस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने घर में प्रॉपर तरीके से अपने, जैसे हमारा सनातन धर्म में हम पढ़ते हैं ना, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो ऑब्जर्व हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। वो जब उनके बच्चे होंगे वो उसको जरूर फॉलो करेंगे। बिल्कुल। ये जो चैंटिंग है, मंत्र है, जो घंटी बजाते हैं, दिया करते हैं, पूजा के मंत्र उच्चारण करते हैं, इससे एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो अगर हमारे घर में नेगेटिविटी भी है, वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, मन शांत नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, इतने सारे हमारे मंत्र हैं, चाहे हनुमान चालीसा लगा दें, दुर्गा सप्तशती लगा दें, कितनी आरतियां हैं, उनको लगाएं, उसके वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हैं कि वो और बच्चों को जब हम साथ में झूमने के लिए कहते हैं, हाथ ऐसे ऐसे ताली बजाने, वो बच्चों की एनर्जी भी चार्ज हो जाती है, उनका ऑरा भी चार्ज हो जाता है, थोड़ी देर उनका मन शांत हो जाता है, एक जॉय आता है। ये सब देवियां देवताओं के साथ कनेक्ट होना, विजुअलाइज करना, आपका पावर आपके विजुअलाइजेशन में, जो आपकी थर्ड आई है।
इसी टॉपिक पे मैं अब आने वाला था कि यहाँ पर जो है, जब इतनी सारी जो हमने आज प्रॉब्लम को लिस्ट आउट करा कि आइडेंटिटी क्राइसिस, बुलिंग, पीयर प्रेशर, अल्कोहलिज्म, सोशल मीडिया, बॉडी इमेज है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी है, सेल्फ एस्टीम है, इन सब का एक तो हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन दिया। अब अगर हम इसको अपने जो ट्रेडिशनल विजडम है, अपना सनातन धर्म और हिंदुइज्म की जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, उसके साथ कपल करें, वो कैसे इसको हेल्प करेगी? हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म में हर चीज का तोड़ है। वाह, चाहे आप ओबेसिटी की बात करें तो उसमें योगा है योग। जो कितना पावरफुल है। आप व्यसंगों की बात करो, किस तरह के योग हैं, कुंडलिनी योग है, राज योग है, कितने योग हैं जिससे आपका मन शांत होता है, आपके पास शक्ति आती। लोग त्राटक करके अपनी आंखें ठीक कर लेते हैं, क्या नहीं कर सकते हम। वाह, तो हमारे धर्म में तो हर चीज का जोड़ है। आज जो यहाँ के कीर्तन ग्रुप और भजन ग्रुप बन रहे हैं, इतने पॉपुलर हैं, हाँ, आजकल तो बहुत बाढ़ ज्यादा। आ रखी है पूरी। क्यों? क्योंकि मंत्र की जो उच्चारण की शक्ति है, हाँ। एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, आप अगर अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाते हैं, अगर आप उसको उसका इंटरप्रिटेशन बताएं कि हाँ, कानन कुंडल कंचित कंचित केसा, केसा। उसको विजुअलाइज कराएं, हाँ, हाथ वज्र और ध्वजा, ध्वजा विराज। तो वो चीज जब वो विजुअलाइज करता है तो वो तो साक्षात यहाँ आ जाते हैं, हाँ, क्योंकि एनर्जी है। आप अगर किसी मरे हुए इंसान को भी याद करते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि आप उस आत्मा को याद कर रहे हैं। ऐसे ही आप तो कितने पावरफुल देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, बहुत। तो उनकी प्रेजेंस कितनी पावरफुल है, उनके मंत्र कितने पावरफुल है। तो मन की प्रॉब्लम्स, चाहे भटकती हुई आत्माओं का आपके, क्योंकि कंट्रीज में बहुत सारी हैं, हाँ, आप जब उसको बरी करते हैं तो कई आत्माएं भटकती भी हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो कभी कभार जो हमारे घर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होती एनर्जीज की हैं। वजह से भी है। तो वो एनर्जीज को क्लियर करने के लिए भी जो हमारे दिए हैं, अगरबत्ती है, जो हाँ। एक रिचुअल है ना जलाने का सुबह हाँ, मॉर्निंग में, हाँ। और सूरज को हम पानी देते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस अगर आप रोज करते हैं तो आप अपने घर में सबसे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जीज नेचुरली लाते हैं। वाह, आपके बच्चों के लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, आपकी मेंटल स्टेट, ओबेसिटी, अपीयरेंस, सब कुछ। आप, आपके बच्चे इंडियन कपड़े पहन के जरा जाएं स्कूल, सब बच्चे उनके आसपास आ जाएंगे। हाँ। आप उनको मार्केट ले जाएं, सब देखने लग, क्योंकि हमारे जैसा आर्ट, कल्चर और पूरा कलर्स कहीं है, कोई कहीं नहीं है। विधा छोड़ी नहीं है हिंदुओं ने तो। ऐसा कोई फील्ड ही नहीं छोड़ा लाइफ का जो एक्सप्लोर नहीं किया है। और कितने सुंदर लगते हैं जब आप वही बिंदी लगाएं, वही आप थोड़ा सा गजरा लगाएं, कितना रूप हमारा सजता है। इससे तो कोई सुंदर हो नहीं सकता। नारी का जो रूप है हमारे यहाँ, जो देवियां हैं हमारी, उनको कितना ब्यूटीफुल वो होता है, जो उनकी ब्यूटी है वो अलग ही लेवल पर होती है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा। तो इसमें जो हम जो ये कह रहे हैं कि जो हमारे हिंदू वे ऑफ लाइफ है, उसका सबसे बड़ा जो तुमको बेनिफिट मिलना है चाइल्ड की ग्रोथ, उससे आप एक अच्छा ग्रोथ एटमॉस्फेयर घर में डेवलप करेंगे और बच्चे को मिलेगा तो वो ज़्यादा सक्सेस रहेगा, और जितने ये प्रॉब्लम्स है ये नहीं आएंगे। बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आएंगे तो वो इसलिए क्योंकि 5 तरह के संस्कार होते हैं। पहला संस्कार के एज अ पेरेंट हम उनको जो दे सकते हैं वो हमारे निजी संस्कार। चाहे अगर घर में कलेश होता है, झगड़ा होता है, तो वो बच्चा हमेशा एब्जॉर्ब करके उसको इंटीग्रेट करेगा ही करेगा। दूसरा संस्कार होता है जहां पर हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, ये भी संस्कार जो वो बच्चा देखेगा, डिसिप्लिन, वो ही वो अपने आप इंटीग्रेट करेगा। ये इसके पेरेंट्स के संस्कार हो गए। दूसरा है जो वो अपना स्कूल से सीखता है, बाहर जब वो जाता है दुनिया में, वो क्या पढ़ता है अपनी किताबों में, वो सारे संस्कार उसके अंदर जाते हैं। तीसरा है एनवायरनमेंट से वो जो सीखता है, चाहे मीडिया हो गया, दुनिया में आप यूरोप में रह रहे हैं तो यूरोप से क्या सीख रहे हैं, भारत जाते हैं वहाँ क्या सीखते हैं, वो भी संस्कार बच्चा लेता है। फिर उसका जो चौथा तरह का संस्कार है वो है जो उसका निजी संस्कार है। निजी संस्कार अर्थात जब हम इस शरीर में नहीं थे, माँ के गर्भ में भी नहीं थे, उससे पहले बीच में थे, तो वहां पे हमारा निजी आत्मिक स्वरूप, यानी कि सुख, शांति, प्रेम। जैसे अगर आप नीता मूलचंदानी की वीडियो देखें तो वो बताती है कि जब उसकी क्लोज टू डेथ एक्सपीरियंस थी, कैंसर से मर गई थी वो ऑलमोस्ट, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसको अपना निजी स्वरूप दिखा, जो प्यार का था, शांति का था, सुख का था। तो वो हमारा निजी स्वरूप है जो हम आत्माओं में इंटीग्रेटेड है।
और पांचवा जो मोस्ट यूज्ड संस्कार है वो होता है जो हम विल पावर से क्रिएट करते हैं। जैसे अगर किसी को मीठा खाने की आदत है और वो पूरी जिंदगी मीठा ही खाता रहा खाना खाने के बाद और उसको डायबिटीज हो जाए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अगर तुम मीठा खाओगे तो मर जाओगे, आज से मीठा बंद। तो अब वो नया संस्कार शुरू कर रहा है विल पावर से कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मीठा नहीं खाना है। तो वो समझो 1 साल उसने मीठा नहीं खाया। अब कोई उसको ऑफर करता है भाई चॉकलेट खा लो, तो वो कहता है नहीं नहीं मैं मीठा नहीं खाता, मगर उसने पूरी जिंदगी मीठा खाया। लेकिन अब उसका नया संस्कार इतना ऊपर है कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, वो ये कहता है सबसे। तो हम अपने विल पावर से कई नए संस्कार डेवलप करते हैं। तो एज ए पेरेंट हम कई नए संस्कार अपने अंदर डालते हैं अपने बच्चों के लिए, कि हम भले जल्दी सुबह नहीं उठते थे लेकिन अब हम जल्दी उठते हैं बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए हम कई चीजें नवी नवी सीखते हैं। ऐसे ही हर इंसान A to Z, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कह सकता है कि मैं ऐसा ही हूं या ये मेरा स्वभाव है। हम अपना A to Z सारा स्वभाव चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड मिनी हैबिट्स बोलता है। उन्होंने नए इंडियन वर्ड्स को ट्विस्ट करके अपने तरीके से बताने का, बस उसको इंडियन वर्ड से नहीं बताना है। हाँ। अनुलोम विलोम है तो अल्टरनेट नॉस्ट्रल। अच्छा। नहीं, तो ये तो हमने बहुत अच्छा इस तरीके का, जो ये भी एक बड़ी वो प्रॉब्लम थी वो भी हमने डिस्कस करी। अब एक और जो है, जब वो आजकल जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा बच्चे जब और बड़े हो जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ में बहुत अपने अलग तरीके के चैलेंज आ रहे हैं उनको। एक यंग एज है और दूसरा उनके साथ जो है, ऑब्वियसली उस टाइम पे थोड़ी इतनी अकल तो आ चुकी होती कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, लेकिन पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है उसमें, तुम अकेले पड़ जाते हो उस माहौल में। और स्पेसिफिकली जो कल्चर है यहाँ का, उस एज में रोकने वाला कोई नहीं है। तो जो अल्कोहल वगैरह का है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उससे उनका क्या हो रहा है कि बच्चों की जो सर्किल था, ऑल ऑफ सडन उनके 10 फ्रेंड थे, उसमें शायद 1 या 2 ही बच जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, बहुत बड़ा है ना जी। इसके लिए आप क्या वो देंगे? थोड़ा सा इस बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं इसको आगे। जी जी बिल्कुल। तो ये उम्र ऐसी है कि बच्चा अब कमा भी सकता है, उनके पास पॉकेट मनी भी है, और पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि ही हैज हिज ओन विंग्स। अब उसको जो मर्जी करेगा, जो चीज रोकी गई थी, जो चीज सप्रेस थी, वो हर चीज वो करेगा, एक्सप्लोर करेगा। और इस वक्त पेरेंट्स सिर्फ एक तरह के प्रेक्षक बन सकते हैं, ऑब्जर्वर कर सकते हैं और देख सकते हैं। Of course, it's very difficult for parents to be just observer at this time and not feel helpless. कि कहाँ मैं हेल्प करना चाहता हूँ, 2-4 लगा के बोलूँ ना करो, मगर हम कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त हेल्पलेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि यही इसमें से मैं कहूँगी 60 to 70% आज मेरे पास क्लाइंट्स जो आते हैं वो उसके नेक्स्ट स्टेज के हैं। अच्छा। जो पूरी लाइफ उन्होंने खराब की है, मतलब इतना ड्रिंक किया है कि ब्लैकआउट हो रहे हैं, कोई उनको हाथ लगा रहा है, उनको पता नहीं है कौन उनके साथ क्या कर रहा है, कौन उनको कोई होश नहीं है। इस हद तक उन्होंने अपने 20s बिता दिए कि मेरे पास वो आते हैं 30s में कि अब इसमें से हमको, उनकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज होती है। यानी वो एडिक्शंस, हर तरह के ड्रग्स, व्यसंग, और इतना मतलब नीचे गिरे हैं कि वहीं से फिर वो पूरा का पूरा लाइफ चेंज करके हेल्थ, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो 30s में यही बच्चे जब होश में आते हैं, जब उनको शॉक लगता है, तो वो शॉक, आई नो हम तो नहीं देना चाहते अपने बच्चों को, लेकिन जब आपके बच्चे को वो शॉक लगता है, आई नो दैट शॉक इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बट दैट्स अ वेकअप शॉक। वो वेकअप कॉल होता है बच्चों के लिए, जहां पर उनको इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कुड बी रियली बैड फॉर देम, कि उनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ हो गया, या they are being abused in some way which is not very healthy, या it was very very difficult for them, इतना बुरी हालत, या उन्होंने सब कुछ खो दिया अपना जो प्रेशियस टाइम था। और जब वो रियलाइज करते हैं उस वक्त अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, इट इज़ लेट बट इट्स नॉट दैट लेट। वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, फिटनेस, डाइट, हर चीज को ट्रांसफॉर्म करके जो आप सिखा रहे हैं हिंदुइज्म,
उसी का हाथ पकड़ के बाहर आते हैं। उसी स्पिरिचुअलिटी को पकड़ रही पूरी दुनिया। मैं तो लोगों को बोलते बोलते थक चुका हूँ कि जिस स्पिरिचुअलिटी जो है पूरी दुनिया को जो गाइड करे, जैसे हमने कीर्तन बोला, मेरे को यहाँ 2-3 आइरिस ऐसे मिले हैं। एक बोल रहा है, अभी एक मिला था, वो बोलता है मैं जर्मनी जा रहा हूँ। मैंने बोला शायद किसी चीज के कीर्तन में जा रहा हूँ। मैंने बोला कीर्तन, तुम कीर्तन में कैसे? बोले कीर्तन जा रहा हूँ, वहां पे एक बहुत बड़ा कीर्तन है। मैंने बोला कितना बड़ा है? कह रहा है कम से कम 5,000 लोग होंगे, कीर्तन करने जा रहे हैं। हाँ। और हम अपने घरों में कीर्तन नहीं करते। नहीं करते। देखो यही मैं कह रही थी, जैसे पेरेंट्स अगर वो ग्रुप बनाए हाँ। कि मम्मियां बैठ के कीर्तन करेंगी, हाँ। अब मम्मियां बोलेंगी हम तो वेस्टर्न है, हाँ। हमको तो भाई तैयार होके घूमना है, हमने यहाँ के लोग क्या सोचेंगे। हाँ। मगर ये चीज आपके वो भाई साहब देखो कहाँ जा रहे हैं सीख करने के लिए। कितने हाँ। ऐसे कितने लोग हैं अब ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी को पकड़ रहे हैं। योगा देखो घर घर पहुंच चुका है, मेडिटेशन। मैं तो आज वर्क पे 45 मिनट हमने मेडिटेशन करा है पूरे, उसमें सारे थे, भारत से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, स्लोवाकिया से हैं, रोमानिया से हैं। पूरे ग्रुप में जो है 10-15 लोग सब आके मेडिटेशन कर रहे हैं साथ में आके। तो मेडिटेशन अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद वेजिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं लोग, प्रमोट चल रहा है खाना, वेजिटेरियन खाना, प्लांट बेस्ड फूड, और ऊपर से वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको हम उपवास बोलते हैं। जी बिल्कुल, जो जैनिज्म में तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वो है। तो ये तो हमारा पकड़ रहे और हम इनका पकड़ रहे हैं। देखिए हम कितने व्रत रखते हैं वहां पे, सोमवार का व्रत, और कितने व्रत हम करते हैं। ईस्ट को वेस्ट की तरफ भागना है, वेस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है कि ये लोग जो मेरे पास ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये यही कर रहे हैं। ये कुएं का पानी पीते हैं। बताओ क्या कुएं का पानी ढूंढ कर पीते हैं, वाटर चेंज करते हैं, डाइट चेंज करते हैं, एक्सरसाइज, योगा सीखते हैं। योगा इंडिया जाके 100 घंटा करके सर्टिफिकेट लेके यहाँ सिखाते हैं, और इनका पूरा जीवन चल रहा है उस योगा सिखाने योगा से। सिखा सिखा के जीवन चल रहा है पूरा योगा टीचर ट्रेनर बन के उनको कोई आप आईटी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं, उनका घर चल सकता है आराम से हम लोग मेडिटेशन सिखा के अपने बच्चों को। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम जो हमने अपने पुराने जो नॉलेज है हजारों साल का, उस नॉलेज को हमने लोगों को दिया नहीं। अभी जो से अल्डी लिडिल में आजकल वो आ रहा है, टर्मरिक का शॉट मिल रहा है, और उसमें 85% पाइनएप्पल जूस है और टर्मरिक का शॉट बेच रहे हो। अब बताओ, अब वो टर्मरिक हम जिसको हल्दी दूध बोलते हैं या हल्दी को पानी मिला के पियो, वो ये ऐसे बेच रहे हैं। और हमारे बच्चों को हमने नहीं बताया तो वो किसी गोरे ने जो है उसकी दुकान लगा रखी है। जी, जैसे मुझे याद है आपने अपने, अभी मैं आपके इवेंट में आई थी तो आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो हमने एक्सपीरियंस किया था एज अ चाइल्ड, हमारा फर्ज है हम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। जरूर बताएं। तो मैं यही कहती हूँ कि हर पेरेंट हर साल एक ना एक बार तो इंडिया जाता ही है। तो जब आप इंडिया जाओ तो वहाँ का कोई गुण अपने बच्चों को जरूर सिखाओ, चाहे वो गिटार हो, वहाँ का तबला हो, सितार हो, या कोई एक ऐसी चीज हो जो सिर्फ इंडिया में हो, योगा हो। भले आप 1 महीने के लिए जाओ, सुबह आधा घंटा अपने बच्चों को बिठा दो योगा क्लास में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, चाहे आप ब्रह्मा कुमारी के फ्री आश्रम में चले जाओ, वहां पे बच्चों को ज्ञान सुनाओ, योगा सिखाओ, सिर्फ सिंपल मेडिटेशन सिखाओ, भले 4 दिन जाओ, लेकिन वो गुण जो आप अपने बच्चों का यहाँ लेकर आओगे। अभी मेरे पास बड़े प्यारे एक क्लाइंट है, वो फ्लूट बजाते हैं इंडिया का, बड़ा सुंदर, अभी इंडियन एम्बेसी में बजाया उन्होंने, बड़ा सुंदर। तो ये हमारे जो गुण है ना, कितना कुछ है, कितना कुछ, और कितना टाइम लगता है सीखने के लिए। आप ऑनलाइन सिखा सकते हैं, और इससे उनकी जो एक वो प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस की, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक विशेषता आ गई। आप उनको वो विशेष बनाओ उस चीज में, जो चीज से वो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं या दूर भाग रहे हैं, उसी में उनको गुण डाल दो, और उसी से उसको देखिए किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, उस गुण को फिर बढ़ाओ। पर हर बच्चा अलग होता है। कई बच्चों को इस म्यूजिक में नहीं इंटरेस्ट, तो चलो उसको किसी कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, या उसको किसी पेंटिंग में इंटरेस्ट होगा, या उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा। तो उसका गुण देखकर ना उसके अंदर वो बीज डाल दो। हर बार जब जाओ तो किसी एक अच्छे से टीचर को उसको बीज को फ्लरिश करते रहने दो, कि हर साल कुछ ना कुछ वो ग्रो करेगा। वेरी नाइस। तो ये तो बिंदु जी जो हमने अभी तक डिस्कस करा, ये सब हमारा ट्रेडिशनल था, लेकिन आपका एक अपना फील्ड भी है जहाँ पर आप क्लिनिकल स्टडीज और प्रैक्टिस करती हैं। उसमें इन चीज़ों के लिए क्या सॉल्यूशंस है? तो इसमें यही सोल्यूशन है कि अगर बच्चे रेडी हैं और लिटरली या पेरेंट से जब बात करते हैं कि हमको हेल्प चाहिए, तो पेरेंट का फर्ज हो गया अब उसकी हेल्प ढूंढना।
सबसे पावरफुल टूल जो है वो है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी अर्थात आप सब एकदम ट्रांस में जाके, मतलब एक रिलैक्स स्टेट में जाके, आपके अंतर मन में जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यानी कई बच्चे में फियर आ गया है, या किसी ने मुझे कुछ उपशब्द बोल दिया, हर्ट कर दिया, बुली कर दिया, आइसोलेट कर दिया, जो भी आया, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा दिल टूट गया, तो वो जो प्रॉब्लम सबकॉन्शियस में आई है, अंतर मन में आई है ना, उनके गहरा असर किया है, उसको हम चेंज करके फिर उसको हील करके न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि बच्चा वापस से अपने वो खुशी वाली अवस्था में फिर आ जाए, ताकि वो वापस से जैसा था, जॉयस, हैप्पी। क्योंकि कई पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा वैसा नहीं है जैसा पहले था, तो वो बच्चे को मापते ही उस नजर से कि नहीं वो पहले ऐसा नहीं था, वो तो बहुत बातें करता था, वो ऐसा नहीं था। तो वो चीज क्या हो गई है कि कोई चीज आ गई है जिसकी वजह से उसका पूरा व्यक्तित्व चेंज हो गया है, तो हम उस चीज को ही अंतर मन से निकाल देते हैं। तो हिप्नोसिस एक बहुत पावरफुल टूल है। देयर आर मोर टेक्निक्स, NLP है, देयर आर अदर टेक्निक्स, हीलिंग होती है। कई बच्चे जो नई हेल्प चाहते हैं, आप उनको हील कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर एनर्जीज, कुंडलिनी जो हमारी भारत की बहुत पावरफुल शक्ति है, उससे भी बच्चों के चक्कर कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका ऑरा अलग एनर्जी से रिप हो जाता है नेगेटिविटी की वजह से, तो उसको सील और हील कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया लगा आज आपसे बात करी हमने। बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमारे स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा को जो है प्रॉब्लम्स, जिन चीज़ों को फेस करते हैं डेली लाइफ में, शायद उनको इससे कुछ हेल्प मिले, कुछ गाइडेंस मिले। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते जी।